नमस्कार। आइए इस चैप्टर को हमारे समझते हैं। आसपास उपस्थित वह वस्तु जिसका आयतन तथा द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं, जैसे पत्थर, लकड़ी, कोयला, किताब, पेंसिल। ये सारी चीज़ें पदार्थ है क्योंकि इन सारी चीज़ों में द्रव्यमान और आयतन पाई जाती है। आयतन का मतलब होता है जगह घेरना, तथा द्रव्यमान का मतलब होता है पदार्थ की मात्रा। यहाँ पे जितने भी वस्तु को आप देख रहे हैं, ये सारी वस्तु जगह घेरती है, इसलिए ये सारी चीजें पदार्थ। अब आगे समझेंगे। हमारे आसपास जितने भी पदार्थ देखते हैं, ये सारे पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाई जाती है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसका निश्चित आयतन तथा आकार होती है। द्रव पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसका निश्चित आयतन होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है। और गैस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसकी ना तो निश्चित आयतन होती है और ना ही निश्चित आकार। अब आगे समझेंगे पदार्थ में परिवर्तन। पदार्थ में परिवर्तन दो तरह से होता है। पदार्थ में पहला परिवर्तन जो होता है वो होता है भौतिक परिवर्तन, और पदार्थ में दूसरा जो परिवर्तन होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन पदार्थ का वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में बदलाव होता है। जैसे में पदार्थ का आकार में बदलाव हो गया, आयतन में बदलाव हुआ, लंबाई में बदलाव हुआ। यानी कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के सिर्फ बाहरी गुण में बदलाव होता है। इसको हम दूसरे स्तर से समझ सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर सकती है। जैसे पानी जब वाष्प बनती है, इस वाष्प को पुनः हम पानी बना सकते हैं। यानी कि पानी यहाँ पे अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर ले रहा है। यानी कि पानी का वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन होता है। अब देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण और संरचना में बदलाव होती है। जैसे में देख समझ सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। यहाँ पे कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है क्योंकि कार्बन का और ऑक्सीजन का रासायनिक संरचना और गुण में यहाँ पे बदलाव हो रही है। समझ सकते हैं, हाइड्रोजन H2O बनाती है। यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, लेकिन H2O क्या है? एक लिक्विड यानी पानी द्रव रूप में पाई जाती है। और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना में जल का रासायनिक गुण और संरचना अलग होती है। अतः ये रासायनिक परिवर्तन, यानी कि जहां पर रासायनिक परिवर्तन होगा वहां पर पदार्थ की रासायनिक संरचना और गुण में बदलाव होगी। हम अपने दैनिक जीवन में भौतिक परिवर्तन के बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, जैसे पानी का वाष्प बनना, बर्फ का पानी बनना, शीशा का टूटना,
कागज को फाड़ना तथा लकड़ी को काटना। यहाँ पे जितने भी सारे परिवर्तन देख रहे हैं, ये सारे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, क्योंकि इस जगह पे जब पदार्थ अपना रूप बदलती है तो पुनः वो अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर सकती है, इसलिए ये सारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब आगे देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। लोहा का जंग लगना लोहा का जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखेंगे। लोहा का जंग लगना, हमारे शरीर में भोजन का पाचन होना, हम जो भी भोजन करते हैं वो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाके जो पाचन क्रिया होती है, यही पाचन क्रिया रासायनिक परिवर्तन है। और आगे समझेंगे भोजन का खराब हो जाना। भोजन का खराब हो जाना एक रासायनिक परिवर्तन है। जब हम भोजन को कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं तो भोजन खराब हो जाती है, यानी उस भोजन में रासायनिक परिवर्तन हो जाना है, परिवर्तन हो जाती है। अब आगे समझते हैं शोषण की क्रिया। हम वातावरण से ऑक्सीजन गैस लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाके ऊर्जा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इसी को कहते हैं शोषण की क्रिया। और ये शोषण की क्रिया रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। कागज तथा लकड़ी का जलना। कागज और लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, क्योंकि एक बार जलने के बाद पुनः फिर से हम कागज नहीं बना सकते, यानी कि पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था को हम प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। अब समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करे, या एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करे, तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी वहां पर रासायनिक परिवर्तन होगा, यानी कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। यहाँ पर दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रही है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O का निर्माण करती है। यहाँ पे दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रही है। सोडियम बाइकार्बोनेट एसिटिक एसिड CH3COOH के साथ मिलकर H2O कार्बन डाइऑक्साइड तथा सोडियम एसीटेट CH3COONA का निर्माण करते। यहाँ पर देख सकते हैं दो पदार्थ मिलकर दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण कर रही है। अब देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अकेला पदार्थ है जो टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। आगे देखेंगे लेड नाइट्रेट PbNO3 टूटकर लेड ऑक्साइड तथा
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का निर्माण करती है। यहाँ पे लेड नाइट्रेट अकेला पदार्थ है जो टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण कर रही है, यानी कि लेड नाइट्रेट टूटकर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस का निर्माण कर रही है। अतः रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करती है, या एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करती है। अब समझते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिखने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं। यहाँ पे ये पूरी रासायनिक अभिक्रिया है, और इस रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को संकेत सिंबल के माध्यम से लिखा जा रहा है। कार्बन एक पदार्थ है जिसका सिंबल C होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन अणु है जिसका सिंबल O2 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, और यहाँ पे ये पूरी रासायनिक अभिक्रिया लिखी जा रही है। आगे समझते हैं। सोडियम एक सिंबल है HCl से सोडियम एक सिंबल है HCl के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बना रही है। अब देख सकते हैं सोडियम Na सोडियम तत्व का सिंबल है, तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो HCl होता है, और ये दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड NaCl और H2 बना रहे हैं। यानी कि ये यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। आगे समझेंगे। आयरन FeH2SO4, आयरन सल्फ्यूरिक, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक फॉर्मूला है, और आयरन का सिंबल जो होता है वो Fe होता है। तो दोनों अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब देख सकते हैं ये पूरी रासायनिक अभिक्रिया को हम संकेतों और सूत्रों की मदद से लिख रहे हैं, यानी कि रासायनिक जो ये और ये पूरी जो है रासायनिक समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों के माध्यम से लिखने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, तथा दूसरा होता है यह संतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण होता है जिसके अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। जैसे H2 प्लस O2 बराबर H2O बन रही है। यहाँ पे देख सकते हैं ये H2 और O2 अभिकारक हैं तथा H2O उत्पाद है। तो इधर अभिकारक परमाणु की संख्या कितनी है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, यानी कि 2 + 2 4 है। और इधर उत्पाद देखते हैं। उत्पाद में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, यानी कि उत्पाद के परमाणु की संख्या 3 तथा अभिकारक के परमाणु की संख्या 4 है। यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, इसीलिए ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इधर समझते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ओर के परमाणु की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में H2 + O2 H2O, ये असंतुलित है। अगर हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर हाइड्रोजन के पहले भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं इधर अभिकारक, यहाँ पे H2 और O2 अभिकारक हैं तथा H2O उत्पाद है। तो इधर अभिकारक के तरफ परमाणु की संख्या कितनी हुई? हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इधर
और 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, यानी हाइड्रोजन की संख्या 4 है और इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 यानी 6। इधर अभिकारक की तरफ परमाणु की संख्या 6 हो गया और इधर उत्पाद, यहाँ पे उत्पाद 2 हाइड्रोजन यानी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हुआ यानी कि 6। इधर यानी कि इधर उत्पाद और अभिकारक यहाँ पे बराबर हो रहे हैं, अतः ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब समझते हैं अभिकारक तथा उत्पाद। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं तथा उत्पाद के बारे में जानते हैं। उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में भाग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ले रहा है, इसलिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड एक उत्पाद है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एक नया पदार्थ बन रहा है। आगे समझते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CO2 जब वाटर के साथ अभिक्रिया करता है, पानी के साथ अभिक्रिया करता है, तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और H2O रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसलिए ये दोनों अभिकारक हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एक नया पदार्थ बन रहा है, इसलिए ये उत्पाद है। समझते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, अर्थात जितना पदार्थ की मात्रा अभिकारक की तरफ होती है उतना ही पदार्थ की मात्रा उत्पाद की तरफ भी होती है। जैसे में यदि हम H2 और O2 दोनों रासायनिक अभिक्रिया की तो इधर H2O बनता है। अब देख सकते हैं इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यानी कि यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन नहीं हो रहा है। इधर अभिकारक की तरफ पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो जा रही है और उत्पाद की तरफ पदार्थ की मात्रा कम हो जा रही है, लेकिन द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार दोनों तरफ पदार्थ की मात्रा बराबर होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। जैसे यहाँ पे यदि हम H2O के पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर हाइड्रोजन के पहले भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगी और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो जाएगा। देखते हैं इधर अभिकारक की तरफ परमाणु की संख्या 4+2। अब समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। जहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वहां पर कुछ न कुछ पहचान होती है। ये पहचान होता है गैस का निकास, तापमान का परिवर्तन, रंग में परिवर्तन या अवस्था में परिवर्तन। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी वहां पर इन 4 पहचान में से कोई ना कोई पहचान अवश्य दिखाई देती है। जैसे समझ सकते हैं जब भी आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में डिवाइड जाती है तब आयरन सल्फेट तथा कॉपर का निर्माण होता है और ये कॉपर सल्फेट का विलयन ब्लू रंग का होता है और आयरन सल्फेट का विलयन ग्रीन हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और यहाँ पर रंग में परिवर्तन हो रहा है। आगे समझेंगे। हम मोमबत्ती यानी कैंडल के बारे में जानते हैं। कैंडल पैराफिन मोम से बना होता है और पैराफिन मोम C25H52 होती है। जब ये ऑक्सीजन के साथ जलती है यानी मोमबत्ती जब ऑक्सीजन के साथ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा हीट का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं इस रासायनिक अभिक्रिया में
मोमबत्ती एक ठोस अवस्था में होती है और ये मोमबत्ती जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी गैसीय अवस्था में चली जाती है, यानी यहाँ पे पदार्थ का अवस्था भी बदल रही है। और यहाँ पर तापमान, हीट, जब भी कैंडल जलती है उस परिस्थिति में तापमान भी निकलता है, यानी कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और तापमान में भी परिवर्तन हो रहा है। अब देखेंगे कार्बन, कोयला कार्बन होती है। जब कोयला ऑक्सीजन के साथ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, प्लस में हीट का भी निर्माण होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और यहाँ पे तापमान में परिवर्तन हो रहा है। अतः जहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वहां पर ये चार गुणों में से कोई ना कोई एक गुण स्पष्ट दिखाई देता है।